साल 1941 आज के म्यांमार और तब के बर्मा में जंग छिड़ी हुई थी ब्रिटिश आर्मी और जापानीज आर्मी के बीच। इस जंग में जापान का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा था। कारण जापान के युद्धक विमान। जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया था और अपने नाकाजिमा की-43 और मित्सुबिशी A6M जैसे युद्धक विमानों को बैंकॉक के डॉन मुआंग एयरबेस से रंगून के मिगलाडोन एयरबेस पर तैनात कर दिया था। इस एयरबेस से जापान के युद्धक विमान उड़ान भरते और कुछ ही मिनटों में ब्रिटिश आर्मी पर बम बरसाकर सुरक्षित वापस लौट जाते। उस वक्त जापान की इस अटैक का ब्रिटिश आर्मी के पास कोई तोड़ नहीं था। एयर सपोर्ट से लैस जापानीज आर्मी तेजी से अंदर आ रही थी। मामला इंफाल और कोहिमा तक खिंचाया था। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी ने इसका तोड़ निकाला। ईस्ट इंडिया के लाल मुनिरहाट में 1931 से बने एयर स्ट्रिप को एयरबेस में तब्दील किया गया। ये जगह ना तो कॉन्फ्लिक्ट लैंड से ज्यादा पास थी और ना तो ज्यादा दूर। सड़क से भी यहां पहुंचना बेहद आसान था। आनन फानन में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने यहां अपना एयर बेस तैनात किया। डगलस डकोटा और ब्रिस्टल ब्लेनहाइम जैसे युद्धक विमान यहां लाए गए और फिर जापान पर बमों की वर्षा शुरू हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए संजीवनी साबित हुआ ये लाल मुनिरहाट एयरबेस आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और अब ये बांग्लादेश में है। दशकों से इस एयरबेस का इस्तेमाल बांग्लादेश की वायुसेना एक स्टोर रूम की तरह करती आई है। यहां तक कि 1972 के जंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन अब इस पर चीन की नजर पड़ गई है। चीन के अधिकारी इस एयरबेस का दौरा कर रहे हैं। खबर है कि चीन इस एयरबेस के दोबारा एक्टिव करना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश की भी रजामंदी है। लेकिन क्यों? दशकों से बंद पड़े इस एयरबेस पर चीन को इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों बांग्लादेश की मौजूदा सरकार किसी दूसरे देश को अपनी सीमा के अंदर एयरबेस बनाने की अनुमति दे रही है? और इससे भारत को क्या परेशानी हो सकती है? इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या कहें चिकन नेक के लिए क्यों खतरा बताया जा रहा है? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। साल 1942 में जब ब्रिटिशर्स ने इस एयर स्ट्रिप को एयरबेस में तब्दील किया, तब किसे पता था कि इस एयरबेस से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर एक इंटरनेशनल बाउंड्री खिंच जाएगी। भारत के नक्शे में एक ऐसा हिस्सा आएगा जिससे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को जोड़ने के लिए सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन बचेगी, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। इसी चिकन नेक के चलते ये लाल मुनिरहाट एयरबेस भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन कैसे? इसे समझने के लिए पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसे समझना होगा। भारत के नक्शे में इस छोटे से हिस्से को देखिए। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह हिस्सा कहीं 40 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं 22 किलोमीटर। वैसे तो 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन बहुत बड़ी होती है, लेकिन यही 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ती है। इस जगह के इतने पतला होने का कारण क्या है? 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बंगाल के चारों ओर अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी। सिक्किम, नेपाल और भूटान तक ब्रिटिश आर्मी पहुंचने लगी। साल 1814 में अंग्रेजों और नेपाली राजाओं के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जिसका अंत 1816 में एक सुगौली संधि के रूप में हुआ। इस संधि में नेपाल के पहाड़ी राजाओं ने अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली और सिक्किम को अपनी सीमा से बाहर कर दिया। 1835 तक अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ सालों बाद अंग्रेजों और भूटान के राजाओं के बीच खींचातानी शुरू हो गई। 30 साल बाद खींचातानी का अंत 1865 में सिंचुला संधि के तौर पर हुआ। भूटान ने अपनी सीमाएं तय कर ली। अंग्रेजों ने भूटान को स्वतंत्रता दे दी और बदले में भूटान ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के जिम्मे सौंप दी। यानी कि यहां तक नेपाल और भूटान अपनी अपनी सीमा से परे हो चुके थे। अब जब 1947 में आजादी के वक्त पाकिस्तान का जन्म हुआ, जब राजाओं के बीच फैसले होने लगे कि वो भारत में रहेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तब जलपाईगुड़ी रियासत और कूच बिहार रियासत ने भारत के साथ रहने का फैसला किया और इस रियासत के बाहर से सिरिल रैडक्लिफ ने पूर्वी पाकिस्तान की लकीर खींच दी। यहीं से जन्म हुआ सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य को भारत के दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए यही 22 से 40 किलोमीटर चौड़ी पैसेज बची, जिसे आज अपनी इमेजिनरी आकृति में एक मुर्गी के गर्दन की तरह दिखाई देता है।
नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट मिलकर मुर्गी का सिर बनाते हैं और बचे भारत के दूसरे हिस्से मुर्गी का पूरा धड़, और यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुर्गी के गर्दन वाला हिस्सा बनता है जिसे चिकन नेक कहा जाता है। यहां तक हमने इस चिकन नेक के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब जानते हैं लालमोनेरहाट एयरबेस के बारे में। इसमें चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है और क्यों इस बेस में चीन की मौजूदगी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा बताई जा रही है। जैसे कि वीडियो में हमने पहले ही बताया, 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। अगर एयर फैसिलिटी को छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने वाला एक एक सामान इसी पैसेज के जरिए पहुंचाया जाता है। अगर इस पैसेज में कुछ अड़चन आई तो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी खतरे में पड़ सकती है। इस पैसेज पर चीन की लंबे वक्त से नजर है। जुलाई 2017 में चीन ने अपनी मीडिया में दावा किया था कि चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब एक सड़क बना रहा है जिससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि बाद में भारतीय राजनयिकों ने इसका खंडन किया। अप्रैल 2025 में चीन के दौरे पर गए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बता दिया था। कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का समुद्र तक पहुंचने का इकलौता रास्ता बांग्लादेश से होकर गुजरता है, इसलिए चीन को बांग्लादेश के अंदर और ज्यादा निवेश करना चाहिए। यूनुस के इस बयान पर भारत ने आपत्ति जताई और इस बयान को देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताया। साथ ही बांग्लादेश के ऊपर निर्यात के बैन भी लगाए। नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार के जरिए कोलकाता तक व्यापार के दूसरे रूट कालादान प्रोजेक्ट को दोबारा भारत सरकार ने गति दे दी। लेकिन मोहम्मद यूनुस द्वारा किए गए इस अपील को चीन ने एक बड़े मौके की तरह देखा और तुरंत लपक लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भूटान चीन वाले इस ट्रायंगल जंक्शन पर चीन ने 2024 से ही मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी है। चीन ने एलएसी के करीब 6 नए एयरबेस को इंजन टेस्ट पेड, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर एप्रन के साथ अपडेट किया है। टिंगरी, ल्युंजे, बुरांग, यतियान और यारकांत में चीन ने काफी डेवलपमेंट किया है। यहाँ के टायरमैक पर यानी कि रनवे पर ड्रोन्स भी देखे गए हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में चीन ताइवान स्टडीज के फेलो कल्पित मनकीकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि चीन के पास इस इलाके के लिए पहले से प्लान तैयार है। शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के संबंध स्थिर थे, इसलिए चीन ने अपने इस प्लान को होल्ड कर रखा था। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो मोहम्मद यूनुस ने खुद से ही चीन को खुली पेशकश की है। हमें अभी नहीं पता है कि इस लालमोनेरहाट एयरबेस प्रोजेक्ट के लिए चीन की क्या योजना है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के दूसरे हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट की ओर होने वाली मिलिट्री और सिविलियन एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। चीन ने बांग्लादेश के अंदर कुछ इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए हैं, जैसे कि तिस्ता प्रोजेक्ट में फाइनेंशियली बांग्लादेश की मदद करना, सैटेलाइट सिटी बसाने की प्लानिंग करना और रंगपुर डिवीजन के पास एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाना। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रंगपुर के पास बन रहे सोलर प्रोजेक्ट में काम करने वाले करीब करीब सभी लोग चीन से हैं। लोकल लोगों को इसमें ना के बराबर शामिल किया गया है। चीन की कंपनियां भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद करीब इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज की प्रोफेसर श्रीपर्णा पाठक बताती हैं कि रिपोर्ट से पता चला है कि लालमोनेरहाट एयरबेस के रीडेवलपमेंट में चीन की भागीदारी है। शायद इसे एक सिविलियन एयरपोर्ट के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन डर है कि इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए भी हो सकता है। डर है कि चीन यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख सकता है और मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है। 17 मई 2025 को रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी ने एक्स पर बताया था कि कैसे चीन के अधिकारी बांग्लादेश के दौरे पर हैं, जहां वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रहे हैं, खासकर लालमोनेरहाट एयरबेस का। इस एयरबेस की भारत बांग्लादेश बॉर्डर से दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, जबकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इसकी दूरी करीब 135 किलोमीटर। हाल के दिनों में भारत बांग्लादेश के संबंध थोड़े खराब हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के राजनयिक इसे लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचते नजर आते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है। हम एक लोकतांत्रिक, समावेशी और समृद्ध बांग्लादेश बनाने के पक्ष में हैं।
तो वहीं जब बीबीसी बांग्ला ने मोहम्मद यूनुस से भारत से गिरते संबंधों पर सवाल किया, तब यूनुस ने कहा कि हमारे संबंधों में कोई गिरावट नहीं है, हमारे संबंध बढ़िया हैं और भविष्य में और भी बढ़िया रहेंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला, क्यों बांग्लादेश भारत के बजाय चीन के इतने करीब जा रहा है? इसका फायदा किसको होगा, चीन को या बांग्लादेश को? अगर भारत के बजाय चीन के करीब जाने का सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो 2-3 बातें सामने आती है। बांग्लादेश में भारत के पूर्व राजनयिक रह चुकी वीना सीकरी बीबीसी को बताती हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच दूरी बढ़ने का कारण शेख हसीना और बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले हैं। बांग्लादेश की अपील के बावजूद भारत ने शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं किया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के दौरान वहां हुए हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले से भारत ने नाराजगी जताई थी, जिसे बांग्लादेश ने फेक न्यूज बताकर इग्नोर करने की कोशिश की थी। बांग्लादेश की चीन के साथ बढ़ती नजदीकी पर वीना सीकरी बताती हैं कि बांग्लादेश और चीन के बीच अतीत में भी डिफेंस का रिश्ता रहा है, जिसमें बांग्लादेश को बहुत से सैन्य उपकरण चीन से मिलते रहे हैं। अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस को सामने रखकर जमात इस्लामी की सरकार अपने पुराने ढर्रे और पुराने संबंधों की ओर वापस लौट रही है। वो 1971 में हुए हर बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। जो ताकतें 1971 में हार गई थी, वही अब सत्ता में वापस आने की कोशिश में है। लेकिन अहम सवाल है कि भारत को आंख दिखाकर चीन का साथ देने में बांग्लादेश को ज्यादा फायदा होगा या चीन इसमें मलाई काटेगा? द डिप्लोमेटिक मैगजीन की साउथ एशिया एडिटर सुधा रामचंद्रन ने लिखा है कि जब ट्रंप ने बांग्लादेश के ऊपर 37% टैरिफ की घोषणा कर रखी है, तब भारत ने बांग्लादेश को मिली ट्रांसशिपमेंट की सुविधा पर रोक लगा दी है। भारत का यह फैसला बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में चोट दे सकता है। कपड़े की फैक्ट्रियां बंद हो सकती है, हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बीबीसी हिंदी को बताया है कि बांग्लादेश के कुल निर्यात का 80% कपड़ा ही है, जो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। ये लोग 2 तरीके के कपड़े बनाते हैं। पहला ये कि चीन से फैब्रिक मंगाया जाता है, बांग्लादेश में कटवा कर सिलवा कर निर्यात कर दिया जाता है, लेकिन इससे वैल्यू ऐड नहीं होता। असली वैल्यू ऐड होता है यान से खुद फैब्रिक बनाकर, उसे काट कर सिल कर बेचने में। इस काम में बांग्लादेश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और लाखों लोग लगे हुए हैं। बांग्लादेश अगर भारत से यान निर्यात करना बंद कर चीन से मिले फैब्रिक पर काम करेगा, तब इसका फायदा चीन को होगा, उसका सामान ज्यादा बिकेगा। लेकिन इससे बांग्लादेश से निर्यात होने वाले कपड़ों की क्वालिटी में कमी आएगी। भारत बांग्लादेश रिश्तों में आई गिरावट का भले ही चीन फायदा उठाना चाह रहा हो, भले ही वो बांग्लादेश के कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, भले ही इससे बांग्लादेश को मौजूदा फायदा दिखे, लेकिन लंबे वक्त में इसका बुरा असर बांग्लादेश की ही इकॉनमी पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली नॉलेज पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।